जय हिंद भाई। कल हमने संविधान की शुरुआत की थी, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, संविधान कब लागू हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, और संविधान के जो स्रोत थे, जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद में अब बचते हैं कि इसमें आर्टिकल, कल हमने पढ़े थे कि 395 आर्टिकल हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसमें भाग जो है वो 22 हैं, और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसमें जो शेड्यूल या अनुसूचियां हैं वो आपकी 12 हैं, क्योंकि जब संविधान बना तब तो 8 थी, लेकिन बाद में कुछ अमेंडमेंट हुए संविधान में और कुछ शेड्यूल्स जो है वो बाद में जोड़े गए। तो अभी उन शेड्यूल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे और किस प्रकार आपके एग्जाम में वो पुटअप होंगे और क्या क्या उसमें समझने लायक बात है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और टॉपिक ये रहेगा संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर है भाई, सबसे पहले कितनी अनुसूचियां बताई थी कल हमने? 12 अनुसूचियां बताई थी। कितने अनुसूचियां थी? 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और किस अनुसूची में क्या क्या लिखा गया है देखिएगा। यह है पहला शेड्यूल, पहली अनुसूची। इसमें कुछ नहीं है, बस भारत के पास जितने राज्य हैं प्लस उनके यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जिक्र है। किसके बारे में है? 28 राज्य है, 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। तो भारत के संविधान का सबसे पहले भारत बनेगा तो उसमें राज्य होंगे, तभी तो भारत कहलाएगा ना, या कोई और चीज आ जाएगी? नहीं, सबसे पहले एक भारत बना और उस भारत के अंदर कितने राज्य है? 28 राज्य है। और उस टाइम जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, आज कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का जो वर्णन है, या मैं ये पूछूं कि किसके अंदर मेंशन है इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तुम क्या बताओगे? पहली जो संविधान की पहली अनुसूची है उसके अंदर सभी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किया गया है। क्लियर है ये बात? अब ये जब मैं शेड्यूल करवाने के बाद जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाग 1 में, ठीक है ना, भाग कितने थे? 22 भाग थे। कितने भाग थे? इन 22 भागों को इन अनुसूचियों के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक ये याद रखना, पहली अनुसूची में क्या है? एक भारत है। क्या है? एक। और भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न बना दूं मैं कि भारत के राज्यों का उल्लेख किस अनुसूची, किस शेड्यूल्स के अंदर है, तो तुम क्या बताओगे? पहली। क्योंकि सबसे पहले अगर जिक्र आता है, अगर आप बाहर जाते हो तो भारत का ही जिक्र आता है कि भारत एक राज्य है, भारत के राज्यों का जो संघ है और केंद्र शासित प्रदेश इसमें आ जाएंगे। रह जाएगी याद? दूसरी अनुसूची, अब भारत बन ही गया, अब भारत बन ही गया तो जब जॉब लगने के लिए जाते हो, जब जॉब लगने के लिए जाते हो तो सबसे पहले उसमें आपको क्या किया जाता है भाई? बताया जाता है कि इस जॉब में ये वेतन मिलने वाला है। होता है ना, आप कोई भी जॉब है तो उसमें पे स्केल दिया जाता है। सबसे पहले तो बन गया भारत। अब भारत बन गया तो उसमें हम अलग अलग पद रखने वाले हैं, अलग अलग पद रखने वाले हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे भाई? दूसरी। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और क्या शामिल है? पेंशन शामिल हो जाएगी। अच्छा, लिख रहे हो क्या? सबसे पहले क्या बना? भारत। ये मान लो सबसे पहले क्या बनेगी? कंपनी। क्या बनेगी? मैंने मेरे कर्मचारियों को कितना वेतन देना है, उनकी पेंशन कितनी रखनी है, वो दूसरे नंबर पर बात आएगी। या मैं पहले ही कर्मचारी ले लूं और जॉब लगने के बाद मैं उनको बोल दूं कि तुम्हारी पेंशन ही होगी, मान लेंगे? वो नहीं मानेंगे। सबसे पहले एक कंपनी बनेगी। कंपनी मतलब पहले अपना बना देश, देश बना यानी कि भारत। और भारत में कितने राज्य बने? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने बने? 8। आज के टाइम 8 है, उस टाइम 7 थे। उसके बाद में मैंने उसमें पद देने हैं, किसी को मैंने को आईएएस लगाना, किसी को आईपीएस लगाना, किसी को मैं प्रधानमंत्री बनाना, किसी को राष्ट्रपति बनाना है। उनके वेतन भत्ते और पेंशन का जो उल्लेख होगा वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंदर होगा भाई? दूसरी अनुसूची के अंदर होगा। किस अनुसूची के अंदर है? दूसरी। मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे कि वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख संविधान के किस शेड्यूल या अनुसूची के अंदर है? किसमें है भाई? पहले क्या बना, फिर क्या डिसाइड की गई? तनख्वाह, पैसा। दूसरे नंबर पर क्या? तनख्वाह, पैसा। अब मैंने देख लिया, मैंने कंपनी बना ली, कंपनी में मैंने इतने कर्मचारी रखने हैं, उनको मैंने ये सैलरी देनी है। अब मैं कर्मचारियों को क्या करूंगा? हायर करूंगा। तीसरे नंबर पर मैं कर्मचारियों को हायर करूंगा तो मेरे पास उनकी शपथ का, ठीक है ना, थर्ड शेड्यूल, इट डिस्क्राइब्ड द ओथ टू बी टेकन बाय द वेरियस ऑफिशियल एट द टाइम ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस। तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय की जाने वाली शपथ का वर्णन है। पहले नंबर पर क्या बना?
भारत। भारत के अंदर फिर दूसरे नंबर पर क्या डिसाइड की गई? पेंशन और तनख्वाह या सैलरी कह लो, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर मैंने क्या ले ली? शपथ दिला दी, पद की क्या दिला दी? शपथ दिला दी। तीसरे नंबर पर याद रह जाएगी, मैंने ओथ दिलाई है। उनका जो ऑफिशियल एज्यूमिंग किया, उन्होंने ऑफिस को ज्वाइन किया, तो इससे पहले शपथ ली जाती कि मैं ये काम अपनी ईमानदारी, निष्ठा और पूरी लगन से करूंगा, कर दिलाई जाती है ना। पहले नंबर पर क्या बना? दूसरे नंबर पर क्या डिसाइड किया गया? तीसरे नंबर पर क्या हुआ? शपथ दिलवाई। पर्सन बनेगा तो यह बनेगा शपथ, जो पदाधिकारी है उनका जो शपथ ग्रहण के समय शपथ दिलाई जाती है वो संविधान के किस शेड्यूल्स के अंदर, किस अनुसूची के अंदर है? तो तुम क्या बता दोगे? तीसरी अनुसूची के अंदर है। किस अनुसूची के अंदर है? तीसरी अनुसूची के अंदर है। याद रह जाएगा, रह जाएगा। पहले पे क्या है? दूसरे पे क्या है? तीसरे पे क्या है? शपथ। समझ में आया बात? चौथे नंबर पर आ जाओ। फोर्थ शेड्यूल, इट डिस्क्राइब्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। अब यह बात सही है, अब यह बात सही है कि पहले नंबर पर भारत बना, दूसरे नंबर पर पेंशन, तीसरे नंबर पर शपथ दिलाई गई, चौथे नंबर पर वो आदमी जो जॉब लगने के लिए आया वो कहां से आया? भाई किसी राज्य से तो आया होगा ना। भर्ती होती है तो कोई हरियाणा से आता, कोई पंजाब से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो यहां पर चौथी अनुसूची में क्या डिसाइड किया गया कि भाई मैं, मेरी कंपनी में इसमें राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों से आने वाले राज्यसभा के प्रतिनिधि का वर्णन है। प्रतिनिधि है ना। अभी हाल ही में राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने लग रहे थे, किसी ने न्यूज वगैरह पढ़ी हो तो। ये राज्यसभा के सदस्य जो आते हैं, किस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा के अंदर, उनका जो वर्णन मिलेगा वो आपको किस शेड्यूल में मिलेगा? 4। पहले पे कौन आया? दूसरे पे क्या डिसाइड? तीसरे पे क्या किया? शपथ। शपथ दिला दी, लेकिन उससे फिर बायोडाटा पूछा गया कि वो किस राज्य या राज्यसभा क्षेत्र से आया है। तो रिलेट करना इस बात को। मैं जो दूसरी चीज बता रहा हूं जॉब वाली, ये कोई ऐसी बात संविधान में लिखी नहीं गई है, सिर्फ आपको समझ में आ जाना चाहिए, हाँ यार ऐसी कुछ कहानी थी तो मेरे को पता चल गई। चौथी अनुसूची में जो भी राज्य है या जो भी संघीय क्षेत्र है उससे के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का जो वर्णन है वो किस शेड्यूल के अंदर है? चौथा। इट डिस्क्राइब्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। कहानी खत्म। 4 अनुसूचियां याद होगी। पहली में क्या है? भारत बनेगा, 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। दूसरी में क्या है? पेंशन और भत्ते हैं। तीसरी में क्या है? शपथ है। और चौथी में जो शपथ लेने वाला बंदा है वो आया कहां से है, मतलब राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बात किस अनुसूची में है? 4 नंबर में। किस अनुसूची में है भाई? 4 नंबर में। 5 में क्या है फिर? चलो ये तो मैंने देख ली। रिजर्व सीट होती है कि नहीं किसी भी जॉब लगने के लिए? ओबीसी, एससी, एसटी होती है कि नहीं होती? चौथी अनुसूची में हमने पढ़ लिया, चलो राज्यसभा से या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से कोई बंदा तो आया है जॉब लगने के लिए। 5वीं अनुसूची में यह है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में क्या है? उल्लेख है। 5th शेड्यूल, इट डील विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियर शेड्यूल्ड ट्राइब। राज्यसभा में अभी तक हमने ये देख लिया कि हमारा कौन रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है। इतनी बात सोचने के बाद दिमाग में आई, यार एक बार और करो, जो जनजातियों से लोग आते हैं ना उनका प्रशासन हमने कैसे चलाना है, उनका देखरेख हमने कैसे करना है, वो चीजें किस शेड्यूल में डाली गई? 5वें शेड्यूल में। किस शेड्यूल में? 5 में। मैं आपसे पूछूं, पहले में कौन? दूसरे में कौन? दूसरे पे कौन है? दूसरे पे कौन है? तीसरे पे कौन है? तीसरे पे शपथ। चौथे पे कौन है? राज्यसभा के प्रतिनिधि। राज्यसभा के प्रतिनिधि तो आगे सर 5वें में ऐसा सोचना है आपने, हमारे गांव मोहल्ले का तो जिक्र हो गया, लेकिन जो बेचारे जंगलों में अनुसूचित जाति जनजातियों के लोग रहते हैं उनके बारे में कौन सोचेगा? तो कौन सोचेगा भाई? 5 में। कौन सोचेगा? 5 में। ठीक है ना। 5वीं अनुसूची के अंदर वो राज्य प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में क्या मिलेगा? उल्लेख। 5 अनुसूचियां याद होगी। कितनी और याद करनी बाकी रहेगी? 7। 12 ही है ना। आपको याद हो बिहार को 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए नीतीश कुमार वगैरह जो थे उस टाइम, अभी पीछे 1-1.5-2 साल की बात होगी, कि भाई बिहार को भी किस अनुसूची में डाल दो? 6ठी अनुसूची में। स्पेशल राज्य का दर्जा वगैरह कुछ वहां पर थी बात, जिक्र हुआ था, कभी पढ़ा हो तो यहां पर अगर हम अभी 6ठी अनुसूची की बात करें
यहां पर है, इसमें छठी अनुसूची में 6th शेड्यूल में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का क्या मिलता है? उल्लेख। पहले वाले में है तो अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख, लेकिन इसमें और थोड़ा तगड़ा काम कर दिया। क्या कर दिया? इसमें ये राज्य शामिल कर दिए। कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन का उल्लेख मिलता है वो किस राज्य अनुसूची में मिलता है? छठी। ये कह लो स्पेशल राज्य का दर्जा है। ये मान लो बिहार के बारे में अभी नहीं भी सुना है तो मैं बता देता हूं कि 1.5 साल पहले ऐसा हुआ था कि 1.5 साल पहले नहीं, शायद ये जब अपनी नई वो हुई थी ना, लोकसभा बनी थी, उस टाइम में जिक्र हुआ था कि भाई सबसे ज्यादा बजट, क्योंकि बिहार नीतीश कुमार को लेकर सरकार बनी थी, जब आपको पता हो हुई थी ना, तो नीतीश कुमार ने एक उड़ीसा वाले ने मुद्दा उठाया था कि जब हमारा साथ लेके आप सरकार बना रहे हो तो हमारे राज्य को क्या दो, मतलब ज्यादा वो दो, प्रभाव दो, ज्यादा बजट दो, और हमारे बिहार को तो ऐसा कर लो किस में डाल दो? छठी अनुसूची में स्पेशल राज्य का दर्जा दिला दो। तो पहली अनुसूची में क्या पढ़ा आप लोगों ने? कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश? दूसरी में क्या जिक्र किया गया? पेंशन और भत्ते। तीसरी में क्या जिक्र किया गया? चौथी में क्या किया गया? कि भाई कहां से प्रतिनिधि आएंगे? प्रतिनिधि आ तो गए। पांचवी में क्या पूछा गया? अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में। और छठी में तो स्पेशल राज्य का ही दर्जा कर दिया, और यहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनका उल्लेख कर दिया गया। किस अनुसूची में? छठी में। सारे काम हो गए, कंपनी भी खड़ी होगी, प्रतिनिधि भी आगे, अनुसूचित जनजातियों के बारे में सोच लिया। 1-2 राज्य कोई बचा हुआ था। अब आपको पता होगा अग्निवीर में अभी ऐसी कहानी हो रखी है ना कि सिख, जाट, राजपूत ऐसा कुछ करके, मतलब क्या है, एक कौम के ऊपर वो लिया जाता है। तो वो लोग जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की अगर हम बेल्ट देखें, यूपी की, तो लोग क्या आ रहे हैं? कम भर्ती होने लग रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट पंजाब का तो इंटरेस्ट ही कनेडा की तरफ हो रखा है ना। तो इसी प्रकार स्पेशल राज्य की अगर हम यहां पर बात करें तो इसी प्रकार जब 7वीं अनुसूची होगी, सारे काम हो गए, बंटवारा हो गया। अब जब तुम भर्ती हो जाते हो तो क्या किया जाता है? जब तुम भर्ती हो जाते हो, सारे काम हो गए, शपथ भी ले ली, तुम्हारा गांव, गली, मोहल्ला भी पूछ लिया, अब क्या होता है? ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग में भी क्या होता है? ग्रुप ए, ग्रुप बी डिवाइड किए जाते हैं ना, यस, डिवाइड किए जाते हैं। तो ये छठी अनुसूची तक सारे काम पूरे हो गए, और 7वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा भाई? इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या हो जाएगा? बंटवारा। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं। छठी अनुसूची तक तुमने सारे काम कर लिए। भारत बन गया 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र आ गया। दूसरी में क्या है? पेंशन और भत्ते आ गए, कितनी पेंशन, तनख्वाह देनी है। तीसरी में शपथ आ गई। चौथी में क्या आ गया? राज्यसभा के प्रतिनिधि आ गए, किस राज्य क्षेत्र से आ रहे हैं। 5वीं में क्या आ गया? अनुसूचित जनजातियों के बारे में सोच लिया। और छठी में क्या आ गया? स्पेशल राज्य असम, मिजोरम, मेघालय के बारे में सोच लिया। और 7वीं अनुसूची में सारे बात होगी ना, तो अब शक्तियों का क्या कर देंगे? बंटवारा। भारत के संविधान में 3 प्रकार की, यानी कि 3 प्रकार की अनुसूचियां, या 7वीं अनुसूची के अंदर 3 और सूची दी गई। कल मैंने जिक्र किया था, कुछ शक्तियां सेंटर के पास रहेंगी, कुछ राज्य के पास रहेंगी, और जो बची कुछ ही है वो किसके बीच में रहेंगी? बीच में रहेंगी। ऐसा ही था ना। सेना के ऊपर कानून बनाएगा कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। पुलिस के ऊपर कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन शिक्षा के ऊपर अगर काम करेगा तो कौन करेगा? तो ये 3 प्रकार के जो कानून, थोड़ा सा तुम इस कहानी को याद रखना मेरे भाई। पहले कंपनी खड़ी होगी, तनख्वाह डाली जाएगी, तनख्वाह के बाद उसको शपथ दिलाई जाएगी, आजा भाई तू। पूछा जाएगा कि तू किस संसदीय क्षेत्र से आया है। फिर पूछा जाएगा कि भाई कोई अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से भी आया है कि नहीं आया है। फिर पूछा जाएगा कि स्पेशल राज्य से तो कोई आया है कि नहीं आया। और उसके बाद में उनके ट्रूप बांट दिए जाएंगे, ये ट्रूप 1, ये ट्रूप 2, ये ट्रूप 3, या कंपनी वगैरह में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 7वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया? 3 अनुसूचियों के अंदर बंटवारा कर दिया गया। अगर आपको याद रह जाए तो ये 3 अनुसूचियां इस प्रकार बना दी। डिफेंस ऑफ द कंट्री रेलवे पोस्ट, यानी कि एक बनाई आपकी सेंटर, जो सूची से अगर हम बात करें, सेंटर केंद्र शक्ति की बात करें, तो इसमें देश की प्रतिरक्षा, रेल, डाक। कोई राज्य ये कह सकता है कि मेरे यहां से रेल निकलनी चाहिए? कोई राज्य वाला कह सकता है क्या? और बोलेगा कि मैंने कानून, कोई राज्य का मंत्री ये बोल दे कि कल से कर्नाटका एक्सप्रेस या जो भी है वो मेरे इधर से होके जाएगी, इस पे कह सकता है क्या?
इसको कौन डिसाइड करेगा? सेंटर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? कुल मिलाकर इसमें कितने विषय हैं? 100। लेकिन नहीं पूछता, आपके आर्मी के एग्जाम में इतना कुछ नहीं पूछता कि इसमें कितने विषय हैं कितने नहीं, लेकिन बस जिक्र आ गया तो लिख दिए, आगे पढ़ा हुआ था तो। संघ सूची में देश की प्रतिरक्षा, रेल, डाक जैसे कितने विषय शामिल हैं? 100। अब आ जाओ राज्य सूची। शांति और व्यवस्था बनानी है तो क्या सेंटर बोलती है भाई तेरी पुलिस को अच्छे अच्छे लगा? नहीं ना, मुख्यमंत्री काम करता है उसके हिसाब से। पुलिस वगैरह टोटल कितने विषय शामिल कर दिए गए? 61 विषय शामिल कर दिए गए। और तीसरी बची समवर्ती सूची। कहां से ली गई है समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। शिक्षा, दोनों काम करेंगे, सेंटर भी काम करेगा स्टेट भी काम करेगा। बिजली, स्टेट भी करेगा सेंटर भी करेगा। कुल मिलाकर कितने विषय रखे गए हैं? 52। 52 61 100, टोटल 52 61 100 करके ऐसे विषय शामिल किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में किस चीज का बंटवारा है? शक्तियों का बंटवारा है। किस चीज का बंटवारा है? कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में। संघ सूची में आपसे यह भी पूछा सकता है देश की प्रतिरक्षा किस सूची में शामिल है? किस सूची में शामिल है? संघ सूची में। रेल किस में है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें सेंट्रल लिस्ट में। डाक किस में है? सेंट्रल लिस्ट में। रेल और डाक का निर्माण मतलब किसने परिचालन किया था सबसे पहले? लॉर्ड डेलहौजी ने। किसने किया था भाई? लॉर्ड डेलहौजी ने। भारत में रेल डाक तार की व्यवस्था किसने की थी? डेलहौजी। राज्य सूची का विषय आपको मैंने लिखवा दिया, शांति और व्यवस्था, पुलिस और शिक्षा और बिजली किस में आ जाएगी? तीसरे में। पहली अनुसूची में क्या पढ़ा? दूसरी में क्या पढ़ा? तीसरी में क्या पढ़ा? चौथी में क्या पढ़ा? 5वीं में क्या पढ़ा? अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और उल्लेख। 5वीं में क्या पढ़ा? चौथी में तो सांसद पढ़ लिए, 5वीं में अनुसूचित जनजाति और 6ठी में स्पेशल राज्य का दर्जा। 7वीं में क्या पढ़ा? शक्तियों का कितने हिस्सों में डिवाइड की? 3 में करी। चलें आगे। पुलिस किस लिस्ट का हिस्सा है? राज्य का, सेंटर का या समवर्ती? पुलिस, पुलिस राज्य सूची। पुलिस किसका? शिक्षा, दोनों। शिक्षा बिजली दोनों। क्लियर है? ठीक है। कौन सा रह गया? आठवीं अनुसूची। 7वीं में पढ़ लिया, बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन यह नहीं पूछा कि 8वीं अनुसूची क्या। इसमें यह पूछा जाता है कि भारत की राज्य भाषा हिंदी का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में इसमें भारत का 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। लिस्ट 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और 19th जो शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, इंसर्टेड इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। दोनों बात याद रखना है। एक चीज सुनो, सब कुछ पढ़ लिया तुमने, भारत बन लिया, सांसद आ गए, अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ लिया, स्पेशल राज्य का दर्जा पढ़ लिया, शक्तियों का बंटवारा पढ़ लिया। अब बात आ गई भाषा के ऊपर। किसके आ गई? भाषा की। इन बातों को समझनी है। तो भारत का जो संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है? 22 भाषा। वो 22 भाषा कितनी हो जाएंगी? कौन से उसमें अनुसूची में हो जाएंगी? 8वीं में। किस में हो जाएंगी? 8वीं में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हिंदी भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? और या पूछ लू संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? दोनों बात याद रह जाएंगी बस। पहले वाले दिन मैंने कल क्लास लगाई थी, आपसे बोला था कि संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी भाई? 8। उसके बाद में जैसे ही संविधान लागू हो गया 1950 में, अगले साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दिमाग में आया कि कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिसके ऊपर कोई कोर्ट में ना जाए। कोई कोर्ट में ना जाए मतलब वो कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट में चुनौती मैं आपको किस प्रकार से समझाऊं, ये मान लो समझने के लिए, तुम्हारा खेत है, खेत तुम्हारा है ना, और भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है, मान के चलो उसके अंदर से पोल लेके जाने हैं, तुम मना कर दोगे? तो अगर तुम्हारा खेत बीच में से आ रखा तो है, चलो कर भी दोगे, मैं मान लिया एक किस्म से, चलो मान लिया तुम्हारी जमीन के नीचे से 10 फीट नीचे से गैस की पाइपलाइन जाने लग रही है,
और जाके कोर्ट में खड़े हो जाना, हमारे गैस की पाइप क्यों लेके जा रहे हो खेत में से, हो जाओगे खड़े, और हो भी जाओगे तो गवर्नमेंट मान लेगी, गवर्नमेंट तो चलो, तो मतलब काम तो वो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन आप उसके खिलाफ कहां नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। 9वीं अनुसूची में ऐसे कुछ कानून डाले गए, 284 के आसपास ऐसे कानून है। समझ में आई कुछ बात? 9वीं मतलब नो कोर्ट, 9वीं मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते। 9वीं अनुसूची के अंदर जितने कानून हैं उनके खिलाफ चुनौती लेके तुम कहां नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। 9वीं में मतलब नो कोर्ट, भाई याद रखना, 9वीं में नो कोर्ट। कुछ कानून हैं ऐसे, मतलब तुम उसके लिए अपना अधिकार नहीं जता सकते कि नहीं 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 ऐसा ही होगा, मेरी जमीन है मैं करूंगा। भूमि सुधार, एक्चुअली भूमि सुधार के ऊपर ही ज्यादा काम किया था कि भाई कल को हम कुछ भूमि सुधार के लिए कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए तो उसके ऊपर कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा ना कर दे कोई लोग कि मेरी जमीन, मैं सबका मालिक, मैं क्यों करूं, ये करूं ये करूं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो फिर सरकार कंपनियां वगैरह लगाती तो क्या लग पाती, क्या कोई लेके ही खड़ा हो जाता, नहीं मैं नहीं लगाने दूंगा। समझ में आई बात? तो यानी कि बस इतनी याद रखना कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन में, कौन से साल में, 1951 में। मैं पूछ लूं कि ऐसे कौन से कानून है जिसके तहत कोर्ट में नहीं जा सकता, वो किस में शामिल है, 9वीं अनुसूची। एक पर्सन और बन गया। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, कब हुआ भाई, 1900 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ भाई, 1951 में। हिंदी भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है, किस में है, 8वीं अनुसूची। 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 दूनी 8, 2 और 2 4, 4 दूनी 8। 8वीं में भाई 22 भाषा है, याद रहेगा, कैसे भी रखना बस। 9वीं के बाद 10वीं जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल, इट वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बाय द 22वां अमेंडमेंट, सॉरी 52वां अमेंडमेंट कब है, 1985। इट कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू डिफेक्शन, मतलब 10वीं अनुसूची में संविधान में 22वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई और इसमें दल बदल से संबंधित क्या थे, प्रावधान थे। अब ये दल बदल क्या होगा, एक बार मैं फिर रिवाइज करवाना चाहूंगा। पहली अनुसूची में भारत और 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में पेंशन और भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी में सांसद, राज्यसभा में जो सांसद आएंगे उनका, ठीक है, 5वीं में अनुसूचित जनजातियों जो क्षेत्र है उनका प्रशासन नियंत्रण, 6ठी में स्पेशल राज्य मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों का शासन का व्यवस्था, 7वीं में 3 भागों में डिवाइड कर दी, 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख, 9वीं में सर कुछ ऐसे कानून जिनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब आगे 10वीं, सारे काम हो गए, सांसद भी आ गए, भाषा भी होगी और कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अब कोर्ट में तो नहीं जा सकते, लेकिन आजकल एक चीज चली हुई है दल बदलने वाली। मान लो मैं भी किसी भी पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं जीत गया, और अब मैं जीतने के बाद कहूंगा कि मैं तो कांग्रेस में जाऊंगा, ठीक है ना। तो मतलब आप चुनाव के बाद या दल बदलने की जो प्रक्रिया है उनको रोकने के लिए कि आप दल नहीं बदल सकते, उनसे रिलेटेड कुछ कानून हैं, वो किस अनुसूची के अंदर है, 10वीं। किस अनुसूची के अंदर है, लेकिन अगर 2/3 मतलब 2/3 सदस्य अगर ये बोलते हैं कि नहीं हम बदलेंगे, तो फिर वो कुछ अमेंडमेंट अलग चीज है, लेकिन उससे पहले एक सिंगल बंदा ये नहीं बोल सकता कि मेरे को दल बदलना है। कब, जीतने के बाद। कमल समझ में आया? अब मैं आपसे पूछ लूं, दल बदलने की जो प्रक्रिया से संबंधित कानून है, या मैं ये कहूं कि डिफेक्शन की बात करें, पार्टी को चेंज करने की बात करें, उससे संबंधित कानून किस आर्टिकल, किस अनुसूची के अंदर है, 10वीं अनुसूची। सारे काम हो गए, भारत की सरकार भी बन गई, सांसद भी बन गए, दल भी नहीं बदलना। अब भारत काम करेगा नगर पालिका और पंचायत पे। सबसे लास्ट में कौन आएगा, गांव। सारे काम होने के बाद किसका दिमाग में आया, गांव और शहर भी तो बच गए ना, गांव और शहर बच गए। तो अभी जो 11वीं अनुसूची है, शेड्यूल यानी कि 11th शेड्यूल की अगर हम बात करें, तो यह अनुसूची वो 1985 में, एक तो 51 में जोड़ी, एक 1985 में जोड़ी, और ये 1993 में जोड़ दी। यह अनुसूची, दिस शेड्यूल
वाज एडिड इन 17(3) कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें किसकी समझ में बात आई? पंचायती राज संस्थाओं का क्या कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। 29 विषय का मतलब आप गांव में पानी की सुविधा करो, आप गांव में लाइट की सुविधा करो, आप गांव में कुछ ऐसा बनाइए पंचायत की तरफ से कि लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले। 10 तक किसी को गांव के बारे में दिमाग में ही नहीं आया, और जब 1993 की बात आई तब जाके दिमाग में आया कि ग्राम पंचायतों के बारे में भी सोचा जाए। हालांकि बलवंत राय मेहता समिति 1993 73वां संविधान संशोधन पूछा जाएगा पंचायती राज किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो नहीं संविधान संशोधन 73वां 73 कौन सा भाई? 73। मैं बोलूं कि 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें पंचायती राज, लेकिन पंचायती राज तो 1959 में ही लागू कर दिया था। कहां पर? कहां पर? कौन से राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां पर है? नागौर में। तुम कहोगे सर ये तो 1993 में आया। पंचायती राज आप कह रहे हो कहां पर चल पड़ा था? नागौर में 1959-60 में चल पड़ा था। मतलब पंचायती राज को संवैधानिक जो मान्यता मिली थी वो किस में मिली थी भाई? 1973 के संविधान संशोधन में मिली थी। हालांकि उस टाइम तक संविधान संशोधन संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल उसको पावर नहीं दी गई थी। और 12वीं में क्या सोचेगा बता दो? गांव के बारे में तो सोच लिया, बचा कौन? कौन बचा? नगर पालिका। कौन बचा? नगर पालिका। 29 विषय दिए गए। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई, और अब बात आ जाएगी नगर पालिका के ऊपर, और यह 12वीं अनुसूची अगले ही साल 74वें संविधान संशोधन 1943 में ही जोड़ी गई। और नगर पालिका के लिए कितने विषय दिए गए भाई? 18 विषय। मैं पूछ लूं 11वीं अनुसूची में क्या था? पंचायत। और सबसे लास्ट वाली में क्या था? नगर पालिका। याद रह जाएगी? नहीं रहेगी क्या? पहली अनुसूची में क्या था? भारत बनाया, 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में पेंशन भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ दिलाई गई। चौथी में सांसद, राज्यसभा के जो सांसद निर्वाचित क्षेत्र हैं कहां से आ रहे हैं वो। 5वीं में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का जो शासन है वो। 6ठी फिर स्पेशल राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो है इनके जनजातीय क्षेत्रों के ऊपर काम किया गया। 8वीं में भाषा। 8वीं में कितनी भाषा? हिंदी कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। 22 भाषा तुमने कर ली। 9वीं अनुसूची में नो कोर्ट, कोर्ट में नहीं जा सकते भाई, ठीक है ना? भूमि, और ये भी पूछ ले, चलो नो कोर्ट का ना भी आए, मैं तो ये तो याद करवाने के लिए मैं पूछ लू, भूमि सुधार के ऊपर कानून कौन सी अनुसूची में बनाए गए? 9वीं में। कौन सी में बनाए गए? 9वीं में। 10वीं में क्या किया गया? दल बदल। कोई भी दल नहीं बदलेगा। 10वीं 10 दल से याद करना, 10 दल, 10 और दल भी 10 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ तुक्का तक्का मार के कैसे भी याद कर लेना बस। और 11वीं में पंचायत, और 12वीं में नगर पालिका। ये थी आपकी 12 अनुसूचियां। अब ये मेरे को बता दो याद कुछ हुई है कि नहीं हुई है? चलो याद एकदम डायरेक्ट ना रहे, लेकिन प्रश्न आए तो थोड़ा इस कहानी को जरूर याद रखना, डायरेक्ट याद नहीं रहेगी। समझ में आ गई बात? चलो भाई मत लिखो, मैं आज ये कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या पढ़ेंगे भाई? कितने से कितने तक है? 12 अनुसूचियां याद होगी। अब 395 अनुच्छेद याद करने हैं, ठीक है ना? हो जाएंगे। हालांकि आपको 395 याद नहीं करने, जो आपके आर्मी के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस करके चलेंगे। क्लियर है भाई? चलो आ जाओ फिर। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4। कितने भाग हैं भारत के संविधान में? 22 भाग हैं। पहले भाग में वही अनुसूचियों को ध्यान में रखते हुए चलो, पहली अनुसूची में क्या था? भारत और उसका क्षेत्र था। पहले भाग में भी उसी भारत के ऊपर और उसके राज्य क्षेत्र के ऊपर काम किया जाएगा। नहीं भी समझ में आया तो एक बार थोड़ा ऐसा अंदाजा मान लो, तुम्हारी कॉपी में पहले पेज पर एक विषय सूची होती है, पहला चैप्टर इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, होता है ना? और जब चैप्टर खोल के देखते हो तो उससे कुछ अलग कंटेंट मिलता है या वैसा ही मिलता है? अलग मिलता है। मैं बोल दूं कि तुम्हारा पहला
जीके का जो चैप्टर है अनुसूची में, कोई बुक है क्या आपके पास? कोई बुक है? कोई भी बुक मिल गई। अब जैसे ये बुक है यहां पर पहले में लिखा हुआ है नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, तो क्या जब चैप्टर खोलोगे तो उसमें कुछ और मिलेगा कि नंबर सिस्टम ही मिलेगा? लेकिन वो फिर 5-6, यहां तो एक ही लाइन में खत्म कर दिया नंबर सिस्टम, लेकिन यहां तो 5-6 पेज मिलेंगे ना, तो बस वही कामयाबी होगा। पहली अनुसूची में राज्य और उसका संघ क्षेत्र पढ़ा तुमने, तो पहला भाग जो है कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक काम करता है? 1 से 4। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भारत का जो राज्य है उसका संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो है वो किस आर्टिकल किस अनुच्छेद में है? 1 में। पहले में जिक्र किया गया कि भारत एक संघ होगा और उसका एक राज्य क्षेत्र होगा, यह बात समझ में आई। दूसरे बात में बोली गई दूसरे आर्टिकल में कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। पहली बात तो मैंने बोल दी आर्टिकल 1 में कि भारत एक राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, राज्य क्षेत्र बता दिया। दूसरी बात में मैंने अगर मेरे को नया राज्य शामिल करना है, क्योंकि बाद में गोवा शामिल हुआ, गोवा शामिल हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको किस प्रक्रिया द्वारा शामिल किया जाएगा? वो किस में कानून रखे गए? आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2 में। और तीसरे में क्या लिखा गया? नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में बदलाव। जैसे तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। मैं पूछूं किस आर्टिकल का किस अनुच्छेद की सहायता ली गई होगी? और अभी अभी आपने सुना होगा कि केरल का नाम बदलकर किया जाएगा केरलम, किया गया था। संविधान में मेरे को लड़ना हो, अगर यह अनुच्छेद नहीं होता तो मैं उसके नाम में चेंज नहीं कर सकता। इसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम जब परिवर्तन करो तो संविधान के आर्टिकल किसका वो प्रयोग करोगे? 3 का। किसका प्रयोग करोगे? तुम कल को संसद में चले जाओगे राघव चड्ढा की तरह और तुम जाके बोलोगे हाँ भाई मेरे को मेरे राज्य का नाम बदलवाना है, बोलेगा क्यों? तुम कहोगे सर संविधान की क्या बोलते हैं जो स्पीकर साहब वो बैठते हैं ना, स्पीकर महोदय मैं मेरे राज्य का नाम केरल से केरलम करना चाहूंगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल किस में लिखा गया है? 3 में लिखा गया है। मेरा अलग राज्य होना चाहिए, किस में लिखा गया है? 2 में। किस में लिखा गया है? 2 में। रह जाएगी याद है? आर्टिकल 3 में क्या है? नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में बदलाव या उनके नाम में बदलाव करना है, तो किस आर्टिकल में है? 3 में। आर्टिकल 4 मैंने लिखा ही नहीं लिखा, नहीं याद करेंगे बस, ठीक है ना। अब आ जाओ, लेकिन मैं ये पूछूं कि भाग 1 में कितने से कितने आर्टिकल है, तो तुम क्या बताओगे? 1 से 4। रह जाएगी याद? अभी तक जो मैंने अभी आर्टिकल पढ़ाया ना, इसमें एक बात तो पक्की याद रखना कि भारत के राज्यों का गठन और उनके सीमा में बदलाव किस आर्टिकल में है? 3 में। बस एक ये तो याद रखना ही रखना, बाकी 2 को हम याद करते रहेंगे। रह जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है भाई? 5 से 11। ये 5 से 11 इसलिए बना दिए कि एकल नागरिकता होगी, पाकिस्तान में जो चला जाएगा उसकी नागरिकता छूट जाएगी, 7 में जो आएगा उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी, 8 में, मतलब ऐसे अलग अलग है। सारा काम किसके ऊपर है? नागरिकता के ऊपर ही। किसके ऊपर है? मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले भारत बना, अब भारत का एक नागरिक होगा कि नहीं होगा? वो नागरिक का जिक्र 1 से 4 तो तुमने बता दिया सर, 1 से 4 में तो भारत के राज्य और उसके ऊपर ही काम कर दिया, तो 5 से 11 किस में काम करेगा? नागरिकता के ऊपर। 5 से 11 किस पे काम करेगा? नागरिकता के ऊपर। रह जाएगा याद है या नहीं रहेगा? मैं दोबारा पूछूंगा, 1 से 4 भारत के राज्य और उसका संघ क्षेत्र, 5 से 11 नागरिकता, 5 से 11 नागरिकता। रह जाएगी याद? नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है? किस में है? भारत और उसका संघ क्षेत्र किस भाग में है? 2 चीजें एक साथ याद कर रहे हो तुम, भाग तो याद कर ही रहे हो, प्लस में आर्टिकल याद कर रहे हो। नागरिकता किस भाग में है? 2 में। किस में है? भारत और उसका संघ क्षेत्र किस में है? नहीं याद होगा क्या? राज्य का नाम बदलना है 3 में। किस में? राज्य का नाम बदलना है। मेरे को नागरिकता चाहिए, तुम्हारे को संसद में खड़े होकर बोलने का मौका दिया जाए कि साहब ये बांग्लादेश से आए हैं इनको नागरिकता दो, मैं बोलूंगा क्यों दूं? नहीं दूंगा। तुम बोलोगे सर भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में?
5 से 11 में साफ लिखा गया है कि नागरिकता किस प्रकार से छुड़वानी है और किस प्रकार से देनी है। समझ में आई बात है? कौन से भाग में भाई? भाग 2। अब आ जाओ तीसरे पे। अरे कुछ याद हो रहा है कि मेरे को ही बस रट रहा हूं मैं? हो रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है भाई? कम से कम इतना तो पता चल गया कि भारतीय संविधान है तो इसी प्रकार से। अनुसूचियां याद होगी? नहीं हुई? दल बदल किस में है? चलो याद है फिर तो। आज ही याद है, कल भी याद रखोगे? कल तो मैं करवा दूंगा याद। अब आ जाओ भाई, नागरिकता तुमने ले ली। अब नागरिकता लेते ही तुम दादा नहीं बनना, तुम्हारे कुछ अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है ना? कुछ अधिकार दिए जाएंगे। मैं बात करता हूं भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। क्या अधिकार हैं? मौलिक अधिकार। किस से किस आर्टिकल तक है? 12 से 35। किस से किस आर्टिकल तक है? 12 से 35। अब यहां पर आपको थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा, इतने से काम बस। अगर ये पूछ ले मौलिक अधिकार भारत के किस भाग में है? 3 में। आर्टिकल किससे किस? तो 5 से 11 क्या था? 5 से 11 क्या था? क्लियर है? अब आपसे वो अधिकार की बात करेगा। मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 पूछा जाएगा ये भी प्रश्न कि मौलिक अधिकार यानी कि समानता का अधिकार जो है, राइट टू इक्वलिटी, वो 14 से किस आर्टिकल में है? 18 में। भाई कानून के सब आगे सब समान है, चाहे IAS IPS है, मैं हूं, तुम हो, कोई भी हो, चाहे कानून के लिए सब बराबर है। अगर अब मैं इन 14 से 18 की बात करूं, 14 से 18 में, 14 में तो है कानून के समक्ष सब क्या है? समान है। 12 से 35 मौलिक अधिकार है। 12 से 35 क्या है? भाग 3। इसी बात को इधर खत्म कर दो। अब मैं आपसे पूछता हूं 14 से 18 क्या है? तुम बोलोगे समानता का, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू। तो 14 में किसके समक्ष इक्वल? कानून के समक्ष, मतलब कानून के आगे। कानून के आगे तो सब समान है ही है। क्या कभी कोई लिंग, जाति, किसी भी उसके ऊपर कानून के आगे भेदभाव करता है क्या कानून? भाई तुम इस जाति से हो, इस लिंग से हो, कानून नहीं कहता। आप किसी लिंग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, कानून सभी के लिए क्या है? एक है। वो बात किस में लिखी गई है? 15 में। किस में लिखी गई है? 14 में बताएगा। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, कानून के कानून के समक्ष समानता किस आर्टिकल में है? 14 में। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, कास्टिज्म, रेसिज्म, सेक्सिज्म, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी के ऊपर जो बात की जाती है तो वो किसके ऊपर बात की जाती है? आर्टिकल 15। और अब आपको चाहे कॉपी में लिख ही लेना, अभी ऊपर वाला तो याद हो ही जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन भारत के किस आर्टिकल में है? 17 में। किस में है भाई? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करें तो किस आर्टिकल में है? 17। नागरिकता किस में थी? भाग 2, 5 से 11। भारत और उसका संघ क्षेत्र, भाग 1, आर्टिकल 1 से 4। मौलिक अधिकार, भाग 3, आर्टिकल 12 से 35। 12 दूनी 36 होते हैं, बाकी 12 दूनी 36 होते हैं ना? 24 होते हैं क्या? तो 12 तिया 36 होते हैं। फिर 12 तिया, तो 12 तिया 36 तीसरा भाग है। और 36 तो नहीं है, लेकिन 35 तो याद रख ही लेना। समझ में आई बात? भाई तेरे को कुछ समझ में आ रहा है? आज आया कितना समझ में आ रहा है? आज भारत का संविधान पढ़ रहा तू, ठीक है ना? और कौन आया नया आज? समझ में आ रहा है कुछ? झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना? भी आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं, कल पढ़ा देंगे तुम्हारे को। हाँ भाई एकदम। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आर्टिकल में भाई? नागरिकता 5 से 11। कानून के समान, कानून के आगे सब समान है। किसी के ऊपर जाति और किसी जगह के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 15 रह जाएगा। किसी के साथ छुआछूत नहीं होगी। 17 किस में भाई? 17 में। आ जाओ भाई,
मेरे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना। 19 से 14 से 18 तो तुमने समानता पढ़ी ली ना, मौलिक अधिकार एक है। और अब आ गया 19 से 22, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तुम कहीं घूमने चले गए और पुलिस वाले ने बोला हाँ भाई यहां क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे दिमाग में सीधा आना चाहिए सर भारतीय संविधान भाग 3 आर्टिकल 21 हम स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। कह सकते हो भाई भारत का संविधान कहता है, कौन सा संविधान कहता है सर, भाग 3 आर्टिकल 21 कहता है कि हम कहीं भी घूमने के लिए क्या हैं, आजाद हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मेरा व्यक्तिगत जीवन, मैं फ्रीडम हूं, मैं आजाद हूं, ये राइट कौन देता है अपने को, आर्टिकल 21 ए में ही जोड़ा गया, जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो ये मैं बोलते रहता ना कि आर्टिकल 395 से 470, अब इस प्रकार से ये 470 हो जाएंगे। 21 ए शिक्षा का अधिकार, मेरे को शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरे अगर मेरे से घर वाले काम करवा रहे हैं, स्कूल में नहीं भेज रहे, ठीक है, या मेरे को कोई ऐसा है कि मेरे को पढ़ने नहीं दे रहा, मैं जाके कोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा और क्या कहूंगा उसको कि आर्टिकल 21 ए के तहत मेरे को पढ़ने का अधिकार है लेकिन मेरे को पढ़ाया नहीं जा रहा। इस राइट के तहत तुम किसी भी सरकारी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जाके क्या ले सकते हो भाई, एडमिशन ले सकते हो। आपको कितने साल तक पूरी शिक्षा देगा, 14 वर्ष तक। कितने वर्ष तक है, 14 वर्ष तक। अब भी ना पढ़ो तो देख लो भारत के संविधान ने कितना बड़ा तुम्हारे लिए काम कर रखा है। तो शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है, 21 से। अगर मैं आपसे 19 से 22 बात करूं तो ये क्या देता आपको, आजादी स्वतंत्रता का क्या देता है, अधिकार देता है। 21 में तो आप जीवन जी सकते हो और 21 ए में पढ़ाई कर सकते हो, ये बात याद रख लेनी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 22 तक स्वतंत्रता खत्म हुई तुम्हारी, अब तुम्हारा कोई शोषण नहीं कर सकता। किस पर, तुम्हारे से जबरदस्ती तस्करी नहीं करवा सकता, मजदूरी नहीं करवा सकता, कारखानों आदि में बच्चों का रोजगार निषेध है, क्या बोलते इसको, बाल श्रम बोलते क्या, बाल श्रम नहीं करवा सकता। ये अपने को अधिकार कौन देता है, 24 आर्टिकल क्या देता है, 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां हो जाएगा, 23 से 24। अगर ये कानून ना होता ना तो चाय की दुकानों पे, फैक्ट्रियों में आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे होते, काम। अब तुम एक समाज सेविक हो और तुमने किसी बच्चे को चाय की टपरी पे देखा और तुमने बोला चल इधर से, और वो चाय वाला बोलेगा क्या बात, तनख्वाह दे रहा हूं इसको, तू कहां लेके जा रहा है, तो बोला 2 मिनट रुको मैं भी बताता हूं। पुलिस को बुलाओगे और तुम क्या कहोगे, आर्टिकल किसके तहत है, 23-24 के तहत, इसको गिरफ्तार करो। क्या है ये, बच्चों से क्या करवा रहा है, बाल श्रम करवा रहा है, ठीक है ना। तो शोषण के विरुद्ध आप शोषित नहीं हो सकते। तो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 23 से 24 में, 23 से 24 में रह जाएगा। असप्रस्थता का उन्मूलन किस आर्टिकल में था भाई, किस में था, शिक्षा का अधिकार 21 है, शिक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार 21, जीवन जीने का अधिकार, कानून के समान मतलब बराबरी 14, लिंग जाति के ऊपर भेद नहीं 15। ये मैन याद रखना, बाकी तो आगे चलता रहेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। दूसरा, धर्म की स्वतंत्रता किस में लिखा हुआ है, 25 से 28। ये जब एक साथ लिखोगे ना, 14 से 18, 19 से 22, ठीक है ना, 23 और 24, 25 और 28, यहां पर आपको क्या मिलेगा, 14 से 18 समानता का अधिकार मिलेगा, ठीक है ना। 19 से 22 क्या था आपका, 19 से 22 है स्वतंत्रता, और ये 23-24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 18 क्या हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता। अब तुम कहोगे यार ये 3 कहां गए, 25, 26, 23, 28, इन चारों में तुम किस धर्म को अपनाते हो, कैसी पूजा करते हो, कैसे काम करते हो, सरकार को तुम्हारे से या किसी को कोई काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम किसी भी धर्म की स्वतंत्रता को मानने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। तो धर्म की स्वतंत्रता कहां पर है भाई, 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, अब यहां पर एक और एजुकेशन राइट आ गया, किसके लिए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यक कौन है, मतलब ये मिनोरिटी में जो रहते हैं, मतलब कौन, मतलब अमेरिका में जो कुछ अपने भारतवासी रह रहे हैं तो वो अल्पसंख्यक हैं, कनाडा में अगर भारतीय गए हैं तो अल्पसंख्यक हैं, समझ में आया।
अब तुम्हारे में मैं अल्पसंख्यक हूं, ये मान लो तुम इतने सारे हो और मैं अकेला हूं, ठीक है ना, मतलब जिनकी कमी हो, तुम कहीं जाते हो, तुम कहीं ऐसी जगह जाते हो जहां तुम अकेले हो और कम्युनिटी के अलग बहुत ज्यादा हैं, वो अल्पसंख्यक बोले जाते हैं, ठीक है ना। उनके अधिकारों का जो संरक्षण मिलता है वो आर्टिकल किसके तहत मिलता है? 29। और उनकी शिक्षा के बारे में ध्यान रखा जाएगा तो वो आर्टिकल किसमें? 30 में। बाकी आपको है ना इतना ज्यादा ये बस मैं लिखा हुआ है बता रहा हूं, बाकी आपको याद रखना है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है? 29 से 30 में है, याद रह जाएगा। 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या चीज आ गई भाई? अगर आपका कोई अधिकार छीना जाता है तो आप सीधे कोर्ट में चले जाना इस आर्टिकल के तहत। मतलब आपको कोर्ट क्या देगा? संरक्षण देगा, आपका बचाव करेगा कि भाई नहीं इसके साथ ऐसा नहीं होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है भाई? 32 आर्टिकल में। रह जाएगा याद? यस। अगला है पार्ट 4। अभी 3 में तो क्या थे? तुमने अपने मौलिक अधिकार पढ़े, क्या पढ़े? 12 से कितने तक पढ़े? 35। 12 से कितने तक पढ़े? 35। हालांकि मैंने 32 पे खत्म कर दिए, 2 आपके काम के नहीं थी, मैंने हटा दिए। पार्ट कौन सा आ गया? पहले भाग में क्या पढ़ा तुमने? भारत और उसका क्षेत्र। 2 में क्या पढ़ा आपने? नागरिकता। 3 में क्या पढ़ा आपने? मौलिक अधिकार। 3 में क्या पढ़ा? अब आ जाओ 4। 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। बाकी ये बात तो 100% याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है भाई? किस भाग में है? 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? 4 में। रह जाएंगे। किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। किससे लिए गए हैं? और भाग 4 कै में मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार तो 3 में पढ़ लिए ना तुमने, मौलिक अधिकार 3 में पढ़ लिए ना। भाग 4 कै में फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A, नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भाग पूछे तो कौन सा? 4 या 4 कै याद रह जाना चाहिए। आर्टिकल पूछे तो कौन सा? 51A। कौन सा भाई? 51A। और ये कब जोड़े गए? 1976 के 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़े गए। याद रखनी है ये बात। मैं पूछूं राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? 4 में। मौलिक जो आपने अधिकार पढ़े वो किस आर्टिकल में है? ऊपर भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35। और ये कहां से हो जाएंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। लेकिन 51वें अनुच्छेद में नागरिकों के क्या जोड़े गए हैं? पहले तो नहीं थे, ये संविधान बना तब नहीं थे। कौन से संविधान संशोधन में? 76 में। 1976 में हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन। और किस समिति के तहत? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। बाकी ना भी याद रहे तो स्वर्ण सिंह कोई बड़ी बात नहीं। ये 2 बात तो याद रहनी चाहिए। आर्टिकल कौन सा? कितने अधिकार, सॉरी कितने कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? किस देश से? कौन से संविधान में जोड़े गए? कब हुआ? 1900। अब तुम्हारे दिमाग में क्या हो रखा है? अनुसूचियों तक चल रहा था तब तक तो ठीक था, अब खिचड़ी बनने लगी। बनने लगी ना। भाग आपको अभी तक मैंने कौन से भाग तक लेके आया हूं? 4। अनुसूचियों को मैं छोड़ भी दूं, सारे आर्टिकल में बुला भी दूं, तो कम से कम इतना तो याद रख लोगे भाग 1 में क्या है? भारत और उसका संघ क्षेत्र। और जब भारत और उसका संघ क्षेत्र आओगा तो अपने आप ही याद रहेगी कि यार ना भारत के राज्यों का वर्णन कुछ ऐसा था, मेरे को पूरा याद नहीं है। मैं आपसे पूछूं भाग 2 में क्या था? तुम कहोगे सर नागरिकता से है रिलेटेड। बाकी और याद है? तुम कहोगे नहीं नहीं सर और बाकी याद नहीं हुआ, बस इतना तो याद हो गया कि भाग 2 में क्या है? नागरिकता। मैं बोलूं यार 3 में क्या है? सर 12 की आर्टिकल नहीं मेरे को याद, मैं इतना बता सकता हूं कि मौलिक क्या है? अधिकार। मैं पूछूं यार भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य भी इसी में है और नीति निर्देशक है। समझ में आ गई बात? भाग तो याद रखोगे ना, नहीं रहोगे क्या भाग याद? भाग तो याद रखोगे। जब भाग याद रखोगे तो आर्टिकल तो अपने आप चल पड़ेंगे। आ जाओ भाग 5 में। भाग 5 तो शायद नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो तुमने जब भी मैंने पढ़ाया, राष्ट्रपति 52 से कितने तक होता है? 62 तक। राष्ट्रपति 52 से, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद राज्यपाल, मतलब पता नहीं आगे तक 151 तक जा रहा है ये भाग 5।
और तुमने 151 आर्टिकल याद कर लिए, ये मान लो। भाग 5 में क्या है भाई? भाग 5 में 52 से 62 तक किसका उल्लेख है? बस आपको भाग 5 से ये याद रखना है, 52 में क्या है? राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी शपथ, उसके काम, उसकी शक्तियां, ऐसे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 62 में राष्ट्रपति पर, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग और 62 में नया जो राष्ट्रपति है कैसे चुन के लाया जाए, ये बात शामिल है। लेकिन चलो नहीं याद रहेंगी, लेकिन इतना तो याद रहेगा ना कि भाग 5 में क्या है और क्या है, कौन से आर्टिकल तक है। भाग 5 याद हो गए। पहले में क्या था? भारत संघ क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक, 4 में मौलिक कर्तव्य लेकिन नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और 5 में राष्ट्रपति और 5 भाग याद हो गए। समझ में आई बात? आ जाओ छठे पे। चलो एक चीज और, मैंने आपको राष्ट्रपति 52 से 151 लिखवाया ना, उसके बीच में एक आर्टिकल आ जाता है, कौन सा? राष्ट्रपति की समाधान आदि देने की कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम करना। और इसका फायदा सबसे ज्यादा उठाया जाता है कि उठाया नहीं जाता? हाईकोर्ट ने दे दी सजा, उम्र कैद, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दो, सुप्रीम कोर्ट में बता दिया तेरे को फांसी होगी, अब फिर हो जाती है फांसी? नहीं, वो एक बार और दावा करता है 72 आर्टिकल का हिसाब लेके कि मैं राष्ट्रपति जी से तो और पूछ लूं। और हालांकि कुछ मामलों में राष्ट्रपति क्या कर देता है? सजा को माफ कर ही देता है। नहीं तो कसाब को तो उसी दिन दे देनी थी फांसी, काम सारे हो गए थे। लेकिन वो कब 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 कितनी अपीलें दायरे की उसने, समझ में आया? 3 या 4 बार होता है कि एक बार माफ कर नहीं हुआ, राष्ट्रपति ने बोला नहीं 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 तोड़ो इसको फांसी, फिर दोबारा अपील कर दी, भाई साहब देख लो एक बार और देख लो, फिर तीसरी बार। तो ये 72 आर्टिकल, मतलब राष्ट्रपति को, मैं आपसे ये पूछूंगा, राष्ट्रपति को समाधान की पावर कौन सा आर्टिकल देता है? 72। कौन सा भाई? 72। नहीं याद रहेगा? किस भाग में है ये? 5वें में। किस भाग में है? 5वें में। छठा, आपसे बस इतना पूछेगा, पेन कहां गया? आपसे इतना पूछेगा कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसकी नियुक्ति संविधान के किस संशोधन, मतलब किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ ले तो। कई बार एक दिन मैं प्रश्न ही देख रहा था आपको, उसमें पूछा गया कि भारत के अटॉर्नी जनरल और एक कैग, कंट्रप्टर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे भारत का महान्यायवादी, ऐसा कुछ अटॉर्नी जनरल तो महान्यायवादी हो गया, एक होता है भारत का महालेखा परीक्षक, ठीक है ना? अटॉर्नी जनरल कौन है आज के टाइम में? आर वेंकट रमणी है। प्रश्न तो ये भी पूछा जाएगा। ये भारत सरकार का क्या होता है? वकील होता है। क्या होता है? वकील होता है। इसकी नियुक्ति 76 के तहत की जाती है। चलो आर्टिकल ना भी याद रहे तो एक लास्ट की लाइन तो याद रह जाएगी कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? समाधान किसमें करता है भाई? समाधान राष्ट्रपति को क्षमा करना है 72 में। किसमें भाई? और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति 76 में। किसमें भाई? 76। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि जो भारत का कानूनी अधिकारी होता है, और 16वें नंबर का कौन है? आर वेंकट रमणी। कौन है भाई? आर वेंकट रमणी जो है। अगला आ जाओ, कल मैंने शायद आपको बताया था, भारत के पास एक संसद है, किस आर्टिकल में? राज्यसभा है, किस आर्टिकल में? और लोकसभा है, किस आर्टिकल में? 79 में संसद बन गई, इसके 2 पार्ट बन गए, 80 और 81 में आ गया राज्यसभा और लोकसभा। नहीं याद रहेगा क्या? रहेगा? नींद तो नहीं आ रही तेरे को भाई? ये सोचो जिसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान बनाने में, और तुम्हारे को मैं 54 मिनट में समझा रहा हूं, तो कुछ तो शर्म भी आनी चाहिए और कुछ तो सोचना चाहिए ना। मैजिक। 72 आर्टिकल में समाधान, 76 में अटॉर्नी जनरल, भाग 1 में राज्य संघ क्षेत्र नागरिकता, भाग 2 में है कि नहीं है? तो सोचो 2 साल 11 महीने 18 दिन का काम संसद किसमें? 79 में। राज्यसभा किसमें? 80 में। और लोकसभा किसमें? 81 में। रह जाएगी याद है? लास्ट में एमसीक्यू डाल रखे हैं। एमसीक्यू डाल के बस ये देखना है कि हाँ यार प्रश्न तो नहीं मैं ठीक कर पा रहा हूं, लेकिन हाँ पढ़े हुए में से है, बस कॉन्फिडेंस आएगा। देखना कुछ मामला 108 संयुक्त बैठक क्या है भाई? संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया था?
108 तो ठीक है, संयुक्त बैठक कहां से ली गई थी? कहां से ली गई थी? एक तो समवर्ती सूची और कहां से? ऑस्ट्रेलिया। किस आर्टिकल के तहत करवाई जाती है? बुलाता कौन है? याद रखना, सदन के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न पूछा जा चुका है, आर्मी में ही पूछा जा चुका है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो तुम बताना, लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? संसद किसमें है? 79। लोकसभा किसमें है? राज्यसभा किसमें है? ये है भाई भारत का जो अपना महानियंत्रक परीक्षक, जो भारत के लेन देन पैसे वैसे के मामले में जो कंट्रोल करता है। तो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है आज के टाइम में? 15वें नंबर के कैग है ये, याद रखना। आर वेंकटरमणी भारत का अटॉर्नी जनरल और के संजय मूर्ति महालेखा परीक्षक। और किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? पूछा जा चुका है। दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाए? ऊपर वाले की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा और इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा? नहीं समझ में आया है? झूठी आनी बनी ना भी आया तो कल कर लेंगे। इतना समझ में आ गया? चलो, के संजय मूर्ति है भाई, याद रखना। भाग 6 बस 153, 152 से 237, 152 से। बाकी नहीं याद रखो तो भाग 6 में बस राज्यपाल, राज्यों के क्या होंगे? गलती से पूछेगा तो भारत के राज्यपाल जो है वो किस भाग में है? 6 में। और आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 100। एक चीज और, आर्टिकल 19 आया था। आर्टिकल 19 है, उसमें जो प्रेस है ना, प्रेस, अखबार, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, इनको आजादी दी गई है। इसमें उनको स्वतंत्रता है। कई बार देखियो ना, न्यूज चैनल वाले हाँ कहीं भी घुस जाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वो स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है? 19 के तहत है। 17 में तो तुमने बताया अस्पृश्यता का अंत। 17 में क्या बताया? 19 में प्रेस को आजादी। 19 में क्या? 153 तक आ गए। तो मैं एक चीज और बता दूं, एक आर्टिकल है 143, 143(1), 143(2). इसमें, इस 143 में राष्ट्रपति किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है कि मेरे को क्या करना चाहिए कानून के ऊपर। और 143 में वो दे सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है। ठीक है ना? बस इतना याद रखना, ये दो ना भी याद रहे। 143 में राष्ट्रपति को भी कई बार सुप्रीम कोर्ट की क्या पड़ जाती है? सलाह लेनी पड़ जाती है। किस आर्टिकल में? 143 में। राज्यों के राज्यपाल किस भाग में है? 6 में। किस भाग में है? 6 में। याद रह जाएगा या नहीं रहेगा? 6 के बाद 7 निरस्त। निरस्त मतलब अबोलिश। अबोलिश मतलब हटा दिया गया। हटा दिया गया मतलब निष्क्रिय कर दिया गया। समझ में आया? कौन सा भाग आ गया? 8। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। और भाग 9 में किसके बारे में है? पंचायत। तो भाग 9 जो है पंचायत, किस आर्टिकल में है? 243 में। बस 8 में याद रखना केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। बस इतनी कहानी है। केंद्र शासित प्रदेश का राज्य कैसा होगा, क्षेत्रफल कैसा होगा, क्या कुछ, पूरा केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन मेन बात तो ये 9 वाली है। मेन बात तो 9 वाली है। पंचायतों का जो उल्लेख है भाग 9 में है। और किस आर्टिकल में है? 243 में। और अनुसूची कौन सी थी? 11वीं। कौन सी थी? 11वीं। भाग 10 अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में क्या है? अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, भाग 10 के अंदर। बाकी मैं ये नहीं पढ़ूंगा, आगे चलो। 17 भाग 17 343 आर्टिकल, संघ की आधिकारिक भाषा किस आर्टिकल में है? 343। भारत की वैसे तो भाषाओं का उल्लेख अनुसूची तो तुमने 8 पढ़ ली थी, लेकिन कई बार आर्टिकल पूछ लिया जाता। पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 243। और पंचायती राज से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 243। और ये किसका है?
भाषा 343, भाषा कितनी है 22। लेकिन हमारी कौन सी भाषा है जो राष्ट्र की भाषा है, किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है 343 आर्टिकल में, किस में है 8 में तो अनुसूची है, ठीक है ना। हाँ 343 किस में है भाई, 343 में भारत की जो राष्ट्रभाषा है उसका उल्लेख है। रह जाएगा याद, मैन आर्टिकल है, तुम कहां पहुंच गए 343 पे पहुंच गए, 20-25 हो रहे क्या मुश्किल से, 395 अनुच्छेद याद कर लिए, ठीक है ना। आ जाओ अभी आगे, भाग 18 आपातकाल, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट। भाग 18 आपातकाल, मैं पूछूं आपातकाल किस भाग में है 18 में, 312 में राष्ट्रीय आपात लगेगा, अगर किसी विदेशी शक्ति ने आक्रमण कर दिया तो कौन सा आपात है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352। 4 जोड़ दो इसमें कितना हो जाएगा, 356 में लगता है राष्ट्रपति शासन, बाहर का कोई देश आक्रमण कर दे तो राष्ट्रीय आपात, अंदर ही अगर अपने राज्यों के अंदर कुछ झगड़ा हो जाए जैसे मणिपुर में, तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगेगा 356। और बात आ गई वित्तीय आपात की, अगर कुछ ऐसा काम हो जाए, क्राइसिस आ जाए, अब मान लो जैसे गैस सिलेंडर की दिक्कत आ रखी है, पैसे की दिक्कत आ जाए तो कहां घुसोगे, पैसा ही ना हो देश में कुछ खरीदने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं वित्तीय आपात। मनमोहन जी का अगर तुमने कभी अर्थव्यवस्था सुना हो यार, इन्होंने इकोनॉमी 1991-92 में जब क्राइसिस आए थे तो मनमोहन जी ने बड़ा अच्छा काम किया था इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए। तो ये ऐसे टाइम क्या होते हैं वित्तीय आपात आ जाते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत लगते हैं 360। 52 में 4 जोड़ा 56, 52 में 4 जोड़ा 56 में 4 जोड़ा 52 में विदेश, 56 में देश, और यहां पर पैसे की कमी 360 रह जाएगा याद। अब आ जाओ आगे, भाग 20 आर्टिकल, भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 20 में अनुच्छेद 368 में आर्टिकल 368, जो संविधान में बार बार अमेंडमेंट होते हैं ना, अभी कभी कृषि कानून ले आओ, कभी कोई कानून ले आओ, कर दो अमेंडमेंट, देखी जाएगी वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं 368 के तहत। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस में आ जाएगी भाई 368 के तहत हो जाएगी, हो जाएगा, कहानी खत्म भाई, बस रह जाएंगे इतने याद है, मुश्किल से 20-25 हुए हैं। अब मेन बात आ जाओ एक बार और, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में हुआ, समाजवादी भारत की जो प्रस्तावना है ना, इंदिरा गांधी ने समाजवादी, पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े थे। प्रियम्बल पढ़ना आज तुम, प्रियम्बल यानी कि जो प्रस्तावना वो पढ़ना, उसमें आपको लिखा मिलेगा समाजवादी, पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जो है शब्द जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन में भाई 42 में, किस संविधान संशोधन में 42 में, कब 1976 में। गलती से आ जाए समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में, धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया, पथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया 42 में, कब हुआ 1976 में। मौलिक कर्तव्य मैंने पढ़ा चुका, कौन से भाग में थे, भाग 3 में मौलिक अधिकार थे, वो 3 में क्या थे मौलिक, और 4 में मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, दोनों ही बात एक ही तो थी, 42 में ही तो ये काम हुआ और 42 में ही क्या हुआ, ये काम हुआ, कौन सा, कर्तव्य जोड़ने वाला। क्लियर है। अब आ जाओ आगे, प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है, प्रियम्बल्स इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी भी उसी को कहते हैं। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। प्रश्न ये पूछेगा संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन में हटाया गया भाई 44वें संविधान संशोधन में, कब 1978 में। कौन से संविधान संशोधन में, किससे हटा दिया गया, मौलिक, अपना ये पहले मौलिक अधिकार था बट अब मौलिक अधिकार नहीं है, 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया। अब आ जाओ, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस अनुच्छेद में है 19 में। अब आपके आगे प्रश्न, अब आराम से दिल दिमाग लगा के
प्रॉपर अपनी आत्मा से पूछना कि मेरे को इसका आंसर पता है कि नहीं पता। नहीं भी पता है तो आपको सोचना है, और नहीं तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, रिकॉर्ड कर दी है, कंप्लीट याद हो जाना चाहिए। अब तुम्हारी बारी। इसका आंसर पता चल गया? पूछा यह गया है व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, तो कब हो जाएगा भाई? 26 जनवरी 1950। नया आया है, पुराना है, सभी अपने दिल दिमाग से, मतलब मेरे को बताने के लिए मत पूछना, अपनी आत्मा से पूछना। इतना पढ़ा है तो हमारे को पता चला है कि नहीं पता चला। इसका आंसर ढूंढो। कल वाला क्लास भी, आज वाला क्लास भी। बस आवाज नहीं। प्रश्न ये है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए मैं पूछ लूंगा। ऑप्शन ए के लिए हाथ उठाइए। ऑप्शन ए किस किस का है? नहीं। ऑप्शन बी के लिए हाथ उठाइए। ऑप्शन सी के लिए हाथ उठाइए। वेरी गुड भाई, शाबाश, मजा आ गया कसम से। कर लो नीचे। कौन है भाई? बी आर ए अंबेडकर। कौन है? बी आर ए अंबेडकर। कल पढ़ा था। यस, आवाज मत करना, पढ़ लो आराम से। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन डी के लिए हाथ उठाएं, सी के लिए, बी के लिए, ए के लिए। बस ऐसे ही तो बताना है, यही आएंगे। समझ में आया? और मैंने फिर भी आपको बहुत लेवल हार्ड करके बताया है, बहुत लेवल हार्ड। इतना भी कोई कुछ नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी याद तो होना चाहिए। किसी का कुछ नहीं पता, मिसाइल कौन छोड़ दे, तो अनुच्छेद 19। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, बी एन राव। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए के लिए एग्री कौन है? कोई नहीं है। बी के लिए, सी के लिए। वेरी गुड भाई, सी हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। बी आर अंबेडकर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, शाबाश भाई। बस अगर क्लास के ऐसे ही पूरे हो जाएंगे, तुम आंसर ऐसे देते रहो बस। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये तुम्हारे पीछे बैठे इनको कुछ भाई, तुम्हारे को कुछ आज नया आए पता चला? पता चल गया है? ये तो कल वाली क्लास ही नहीं की थी। प्रवीण, ऑप्शन है सेकंड। 9 दिसंबर 1946 था क्या? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान की क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। शाबाश, सोच के बताना। कितने भाग हैं? 22। कितने भाग हैं? वेरी गुड भाई, 22 भाग हैं भारतीय संविधान के अंदर। राइट ऑप्शन 22। बस थोड़ी देर आवाज और मत करो, 5-7 मिनट का काम है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद असमरसता के उन्मूलन से संबंधित है? पहले एक बार सोचने दो सभी को। समझ में आ गया? समरसता का एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी किसमें है भाई? ऑप्शन डी में है। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन ए के लिए कौन कौन एग्री है? एक बच्चा एग्री है, शाबाश, नीचे कर। 2 के लिए, 3 और 4 का तो खेल ही खत्म। कंफ्यूजन तो 2 में ही थी। तो 2 है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन था भाई। क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। बस प्रश्न यही बनेंगे। एक बार और पढ़ लेना, काम खत्म। कितनी भाषा? तो ऑप्शन है सी। ऑप्शन है सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अली बता, शाबाश। 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाने के लिए कौन सा आर्टिकल देता है? ऑप्शन ए के लिए एग्री वाले हाथ उठाएं। बी के लिए एक तो ये भी खेल अच्छा कर रखा, एक ने हाथ उठा दिया तो फिर देखी जाएगी, है ना? ऐसा तो नहीं कर रहे, कुछ तो ऐसा ही कर रहे हैं। एक ने ऐसे कर दिया तो देखी जाएगी, आ तो रहे। 356 भाई, कौन सा है? 52 तो विदेशी कोई राष्ट्रीय आपात।
56 में राष्ट्रपति सदन, 60 में द्वितीयापात। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता चल गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 1 2 3 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन ए के लिए एग्री, बी के लिए एग्री, सी के लिए एग्री, यस भाई 73वां संविधान संशोधन 1993। तो पंचायती राज व्यवस्था ऑप्शन सी के लिए राइट हो जाएगा भाई। क्लास देख ली तो अभी आपका आंसर ठीक है। मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए? बस ईमानदारी से हाथ उठा लो बस। मौलिक अधिकार किस संविधान से, किस देश से लिए गए? विशाल पता लग गया कौन सा होगा? ऑप्शन है सी या बी? बी होगा। कौन सा होगा? अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? और अब अगला क्वेश्चन है, आवाज नहीं भाई। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है सभा का पदेन सभापति होता है। यहां पर ऑप्शन डी बी इज द राइट। समझ में आ गई बात? और अब आ जाओ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किसके द्वारा अलग किया गया? बस अभी अपना हाथ डाउन। ऑनलाइन जो देखेगा वो अपना कमेंट करके बता देना, बाकी तुम अपना आंसर जब मैं पूछूं तब बता देना। संपत्ति के अधिकार को किस मौलिक अधिकार से हटाया गया था? और उसके बाद भाई क्लास हुई आपकी समाप्त। कैसी रही भाई? समझ में आ गया? तो ये था भाई भारत का संविधान। टाइम तो थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन इसमें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। जो भी बच्चा क्लास देखता है, पहली बार अगर देखता तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले, शेयर करके चले। बाकी क्लास कैसी लगी तुम ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कंटेंट कैसा लगा और कितनी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। और मिलेंगे कल एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।